नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है द जी के अकेडमी योर डिजिटल एडिफाई यूट्यूब चैनल में। मित्रों, भारत की इस महान धरती पर विभिन्न कालों में महापुरुष अवतरित होते रहे। ये हमारा परम सौभाग्य ही कह सकते हैं कि हमने इस महान धरती पर जन्म लिया। महापुरुषों के इस नक्षत्र में एक सितारा ऐसा भी है जिसकी पहचान सबसे अलग है, जिसके विचारों ने पूरे विश्व में क्रांति ला दी, जिसके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने भूतकाल में कभी थे। अहिंसा हिंसा से भी अधिक शक्तिशाली है, यह विश्वास, यह बात इसी व्यक्ति ने प्रमाणित की। आज इनका नाम अहिंसा का पर्याय कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोहनदास करमचंद गांधी उर्फ महात्मा गांधी की। आइए जानते हैं इनके महान व्यक्तित्व के बारे में, जानते हैं कि इन्होंने गांधी से महात्मा तक का सफ़र कैसे तय किया। मैं सौरभ भारती आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे बायोग्राफीज के सेक्शन में प्रेरकदायी, प्रेरणा देने वाली महापुरुषों की जीवनियाँ। दोस्तों, बात करेंगे आज हम महात्मा गांधी की। देखिए, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर रियासत में दीवान थे। 2 अक्टूबर 1869 को करमचंद गांधी और पुतलीबाई के यहाँ इनका जन्म हुआ। इनकी पत्नी कस्तूरबा थी, जिनसे 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ। ये कुछ सामान्य जानकारी इनके बारे में। गांधी जी के जो पिताजी थे वो दीवान थे, अच्छी फैमिली थी, और इनकी जाति पंसारी या सनातन धर्म से संबंधित जो पंसारी या आप समझते हैं किराने का व्यापार करने वाले जो लोग थे उनसे था। गांधी जी की पिताजी की शुरुआत में 3 पत्नियां रहीं। जो पुतलीबाई थी वो उनकी चौथी पत्नी थी और उन्हीं से गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा बम्बई यूनिवर्सिटी से हुई, जहां से उन्होंने मैट्रिक पास किया। उसके बाद उन्होंने भावनगर के श्यामलदास कॉलेज में दाखिला दिया और यहाँ से डिग्री प्राप्त की। दोनों ही परीक्षाओं में औसत छात्र रहे और इसके बाद वे लंदन गए, क्योंकि इनके पिताजी चाहते थे कि लड़का बैरिस्टर बने, और वहाँ पर उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में एडमिशन लिया और 3 साल बाद वहाँ से ये बैरिस्टर बनकर लौटे। गांधी जी का वैवाहिक जीवन 1883 में ही शुरू हो गया था। जब वो मात्र 13 वर्ष के थे तब उनकी विवाह कस्तूरबा से हो गया था। यह एक आप कह सकते हैं बाल विवाह था, क्योंकि उस समय के कानून के हिसाब से भी गांधी जी की आयु जो है कम थी। हालांकि 1885 में गांधी जी की पहली संतान ने जन्म लिया, पर वो ज़्यादा समय जीवित नहीं रह सकी और उसी वर्ष गांधी जी के पिताजी का भी देहावसान हो गया। कस्तूरबा और गांधी जी के 4 पुत्र हुए, हरीलाल, मणिलाल, रामदास गांधी और देवदास गांधी। तो ये गांधी जी का जीवन था। अपनी धर्मपत्नी कस्तूरबा से ये काफ़ी क्लोज थे, अपनी पत्नी को ये बा कहकर पुकारते थे। आगे देखिए, गांधी जी का अपना जो कैरियर था, जीवन कैसे शुरू हुआ। जब ये लंदन से बैरिस्टर बनकर आए तब भारत में आकर इन्होंने अपनी बैरिस्ट्री शुरू करी, वकालत शुरू करी, परंतु चली नहीं। कारण ये था कि गांधी जी उस समय आर्ग्यूमेंट में इतने अच्छे नहीं थे। अगर सामने वाला लगातार तर्क वितर्क कर रहा है तो जवाब नहीं दे पाते थे। इस वजह से इन्होंने छोटे मोटे क्लर्क के काम करना शुरू किया एज ए वकील। अच्छा मौका इन्हें मिला 1893 में, जब गुजरात के एक मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला के एक चचेरे भाई, जो कि दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करते थे, उन्हें अपने किसी लीगल मैटर के लिए, कानूनी कार्रवाई के लिए एक वकील की ज़रूरत पड़ी और उन्हें ऐसा वकील चाहिए था जो गुजराती भाषा बोलता हो, उनके परिवेश का हो और साउथ अफ्रीका में आके रह सके। देखिए, साउथ अफ्रीका भी जो है वो ब्रिटेन का ही एक उपनिवेश था। तो गांधी जी ने ये प्रस्ताव स्वीकार किया और साउथ अफ्रीका पहुँचे। साउथ अफ्रीका में नेटाल पहुँचे और इन्होंने पहले से ही ये एग्रीमेंट कर लिया था कि
कि वो कम से कम 1 साल साउथ अफ्रीका में रुकेंगे। कारण था, हो सकता है ये केस जल्दी निपट जाए और हो सकता है ये केस 1 साल से ज़्यादा भी चल सकता है। ऐसी स्थिति में आप बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे, आप इसे पूरा करेंगे। बट गांधी जी ने 1 साल से पहले ही इस केस को निपटा दिया, परंतु इसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका में ही रहने का निश्चय किया। गांधी जी ने 21 साल दक्षिण अफ्रीका में बिताए और यहीं पर इन्होंने अपने राजनीतिक विचार, अपनी नैतिकता और राजनीति को विकसित किया। गांधी जी जब इंग्लैंड गए थे तब वहाँ पर जब उन्होंने वहाँ की संस्कृति को देखा, लोगों के स्वतंत्र विचारों को देखा, लोगों को प्राप्त मौलिक अधिकारों को देखा, पश्चिम के अंदर फ्रांस की क्रांति को पढ़ा, लियो टॉल्स्टॉय को पढ़ा, तब इन बातों का, उनके विचारों का गांधी जी के अंतर्मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। पर कभी वो विचारों पर मनन करने का समय उन्हें नहीं मिला। दक्षिण अफ्रीका में उन्हें ये मनन करने का बहुत समय मिला। दक्षिण अफ्रीका में भी गांधी जी को विभिन्न प्रकार के भेदभावों का शिकार होना पड़ा, जिसमें से एक बड़ी घटना तो गांधी जी के साथ स्वयं हुई। जब वो रेल से एक प्रथम श्रेणी का टिकट लेकर यात्रा करना चाह रहे थे, टिकट भी लिया था, अंग्रेज़ों की तरह कपड़े भी पहने थे, पर उसके बाद भी उनके चमड़ी का कलर अंग्रेज़ों की तरह सफ़ेद नहीं था। इस वजह से उन्हें ट्रेन से बाहर धक्का दे दिया गया। इसका गांधी जी पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। ऐसे ही नेटाल सरकार ने जब भेदभावपूर्ण एक नीति बनाई, जिसके अंतर्गत उन्होंने भारतीय मूल के लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया, तब गांधी जी ने इस कानून के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का जिम्मा उठाया, लोगों को इकट्ठा किया और एक राजनीतिक दल खड़ा किया जिसे नेटाल इंडियन कांग्रेस कहा गया। वहाँ पर इसी दल के माध्यम से इन्होंने भारतीय शक्ति को संगठित किया। इसी प्रकार जब ट्रांसवाल सरकार ने भारतीय और चीनी आबादी के पंजीकरण के लिए एक नया अधिनियम लागू किया, जिसके अंतर्गत हर गैर श्वेत व्यक्ति को, खास करके जो भारत और चीन से आए हैं, उन्हें अपना पंजीकरण कराना होगा और शहर से बाहर रहना होगा। ये भी एक कानून था जिसके विरुद्ध गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह किया, यानी कि अनशन किया और अपनी बात मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन किया। 1906 में ही जब नटाल में जूलू साम्राज्य, अफ्रीका का एक कबीला है जूलू, वहाँ पर अपनी उन्होंने, जैसे भारत के रजवाड़े थे वैसे ही जूलू का भी अपना एक राजा हुआ करता था। दक्षिण अफ्रीका में जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने जूलू कबीले को हस्तगत करने के लिए उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। कई सारे जूलू व्यक्ति इस युद्ध के अंदर मारे गए। तब गांधी जी ने अपने स्वयंसेवकों की सहायता से इस युद्ध के अंदर हताहत हुए व्यक्तियों की सहायता करने का निश्चय किया। उन्होंने एम्बुलेंस सेवा को चलाया वहाँ पर, जिसमें वो घायलों को इकट्ठा करके उनका उपचार किया करते थे। हालांकि ब्रिटिश सरकार से उन्हें ऐसा ना करने की धमकी दी गई, पर गांधी जी चुपचाप अपना काम करते रहे। गांधी जी ने जब रंग भेद की नीति वाले कानूनों के खिलाफ वहाँ आवाज़ उठाई और उनके खिलाफ केस लड़े, और उन केसों में जब उन्हें सफलता प्राप्त हुई, अंग्रेज़ों को अपनी रंग भेद की नीति या काले गोरे के भेद वाले कानूनों को वापस लेना पड़ा, तो गांधी जी विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हुए, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों को उन्हीं के खेल में मात दे दी थी, मतलब कानून के खेल में। अंग्रेज़ हर काम कानून बना के करते थे और गांधी जी ने ऐसी स्थिति में अंग्रेज़ों को उन्हीं के तर्कों में परास्त किया कि आपके द्वारा बनाए गए कानून, जो आपके देश में बनाए गए कानून हैं, उनसे मेल नहीं खाते हैं, तो आप अपने उपनिवेश में ऐसा कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर जब गांधी जी ने इस प्रकार के तर्क दिए तो अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा और ये पूरे विश्व की खबर बन गया कि एक भारतीय व्यक्ति ने इतने बड़े अंग्रेजी साम्राज्य को झुका दिया। ऐसी स्थिति में गांधी जी की प्रसिद्धि भारत भी पहुंची और भारत में उन्हें लाने की, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ने की कोशिशें तेज हो गई। 1910 में गांधी जी ने अपने दोस्त हरमन कलनबैक की मदद से जोहान्सबर्ग के पास एक टॉल्स्टॉय आश्रम खोला, जिसमें सभी धर्म, जाति, रंग के व्यक्तियों को आने की इजाज़त थी। वे व्यक्ति अपना, आप समझिए कि श्रमदान करके
वहाँ पर रह सकते थे, सभी को काम करना होगा, इस प्रकार के एक आदर्शवादी आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा वहाँ की गई। गांधी जी को भारत आने का न्योता भेजा वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने, और यह न्योता उन्होंने C.F. एंड्रयूज़ या देशबंधु भी इन्हें कहा जाता था, उनके हाथों भिजवाया, और गांधी जी इस न्योते को स्वीकार करके 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। 9 जनवरी का जो दिन है वर्तमान में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है। गांधी जी जब भारत आए तो कांग्रेस के नेताओं ने उनसे अपील की कि आप कांग्रेस से जुड़ें और स्वतंत्रता आंदोलन में हमारा नेतृत्व करें, परंतु गांधी जी का विचार था कि पहले मुझे भारत में घूमकर भारतीय लोगों की समस्याओं को समझना होगा। इसके लिए गांधी जी ने पद यात्राएं करी, पैदल, बैलगाड़ी, जो भी साधन उनको उपलब्ध हुआ वो पूरे भारत में घूमे। गांधी जी द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। 1917 में चंपारण बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों से जबरन टैक्स वसूला गया था। साथ ही साथ उन्हें अपने अपने खेत के 3/20 भाग पर नील की खेती ज़बरदस्ती करवाई जाती थी, अनिवार्य था। और जब नील बनकर तैयार हुई तो अंग्रेज़ों ने नील को खरीदने से मना कर दिया, जिसके ऊपर वो पहले से ही कर तो वसूल चुके थे, और ज़बरदस्ती उन्होंने खेती भी करवा ली और उन्होंने फसल भी नहीं खरीदी। कारण था कि यूरोप के अंदर जर्मनी ने आर्टिफिशियल डाई, या जिसको आप कहें कृत्रिम रंगों का आविष्कार कर लिया था, इसलिए नील की मांग अब यूरोप में नहीं थी। इस वजह से इन किसानों से भी नील नहीं खरीदी गई। तो बिहार के कांग्रेसी नेता रामचरण शुक्ल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आमंत्रण पर गांधी जी चंपारण पहुँचे, वहाँ किसानों की समस्या को सुना, और गांधी जी ने अंग्रेज़ों से एक कमीशन बनाने की मांग करी, एक जांच आयोग बनाने की मांग करी, और जब तक वो जांच आयोग नहीं बनेगा गांधी जी सत्याग्रह करेंगे, अनशन पर बैठेंगे, ऐसी उन्होंने चेतावनी दी। अंग्रेज़ सरकार गांधी जी के अनशनों को जानती थी। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने अपनी एक रेपुटेशन बनाई थी। इसी वजह से अंग्रेज़ों ने जल्दी ही एक कमीशन का गठन किया और गांधी जी ने जो मांगे रखी थी उन्हें मान लिया। खेड़ा, गुजरात के खेड़ा में भी मिल मजदूर और मिल मालिकों के बीच में बोनस को लेकर विवाद था। वहाँ भी गांधी जी ने मिल मालिकों से समझाइश की, और जब वे नहीं माने तो कानूनी तरीके से उन्हें मिल मजदूरों को उनका बोनस देने के लिए बाध्य किया। देखिए, आते ही ये 2 सत्याग्रह ऐसे थे जिन्होंने गांधी जी को राष्ट्रीय राजनीति के पटल पर लाकर खड़ा कर दिया। एक नाम जिसे अभी तक किसी ने नहीं सुना था, अब वो बच्चे बच्चे की ज़बान पर था, क्योंकि ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने बिना हथियार उठाए, बिना किसी प्रकार का बड़ा प्रदर्शन किए हुए किसानों की और मजदूरों की मांगों को मनवा दिया था, जिसकी तरफ अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया था। अभी तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है कांग्रेस की नीतियों की तरफ केंद्रित था, और कांग्रेस की नीतियां ये थी कि अंग्रेज सरकार के ऐसे कानून, बिल या उनके द्वारा बनाई गई ऐसी पॉलिसियां जो भारत के राजनीतिक हित में नहीं हैं, उनका विरोध करना चाहिए। आम जनता की जो प्रॉब्लम्स थी उनकी तरफ कांग्रेस का इतना ध्यान नहीं जाता था। तो निर्विवाद रूप से गांधी जी सबके चहेते नेता हो गए। जब गांधी जी भारत लौटे उस समय प्रथम विश्व युद्ध ऑलरेडी चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआती दौर में ब्रिटेन को बहुत हानि हुई थी, उसे लगातार सोल्जर्स की या सैनिकों की ज़रूरत थी, और भारतीय सैनिकों से अच्छा कोई विकल्प नहीं था। इस वजह से अंग्रेज़ों ने गांधी जी से ये कहा कि आप भारतीय लड़कों से अपील करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश सेना में शामिल हों। तो गांधी जी ने देखा कि यदि आज हम ब्रिटिश सत्ता का सहयोग करते हैं तो शायद भविष्य में ये हमें आज़ादी दे दें, या उस समय जो कांग्रेस की मांग थी कि आप हमें आंतरिक स्वतंत्रता दे दीजिए। और अंग्रेज़ों ने इस बात के ऊपर आश्वासन भी दिया था कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद हम आपको आंतरिक स्वतंत्रता दे देंगे। ऐसी स्थिति में गांधी जी ने अपील की और अपने न्यूज़पेपर में लिखा कि अगर हमें हथियार उठाने ही हैं तो क्यों ना हम हथियार उठाकर अपने आप को डिफेंड करना सीखें, और ये हथियार उठाने का मौका हमें इस बड़े युद्ध के अंदर मिल सकता है। और अगर हम हथियार उठा ही रहे हैं
तो हमें ब्रिटेन की तरफ से हथियार उठाने चाहिए, ऐसा गांधी जी का कहना था। भाई गांधी जी ये कह रहे हैं कि वैसे तो मैं अहिंसा का समर्थक हूँ, पर अगर अपने आप को डिफेंड करने के लिए, बचाने के लिए हमें हथियारों का प्रशिक्षण लेना है, तो हम हथियारों का प्रशिक्षण लेकर ब्रिटिश सत्ता की सहायता करेंगे। ये उनका अप्रत्यक्ष रूप से कहना था कि आप हथियार उठाइए और ब्रिटिश सत्ता के साथ युद्ध में उतर जाइए। गांधी जी का जो ये स्टेप था, इसके ऊपर निरंतर सवाल उठाए गए, क्योंकि गांधी जी ने आजीवन अहिंसा का समर्थन किया, पर यहाँ पर एक प्रथम विश्व युद्ध, जो इतना बड़ा युद्ध था जिसमें लाखों लोगों की जानें गई, उसमें गांधी जी भाग लेने के लिए भारतीय सैनिकों को या भारतीय युवाओं को कह रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध के साथ ही जो है, जब समाप्त हुआ 1918 में, तो भारत में एक नया आंदोलन, खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। देखिए ये खिलाफत आंदोलन जो है, ये खलीफा के राज्य को स्थापित करने के लिए था, खलीफा के पद को स्थापित करने के लिए था। तुर्की का जो सुल्तान था, उसे मुसलमानों के सबसे बड़े धर्मगुरु खलीफा का पद प्राप्त था, परंतु तुर्की जो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ ब्रिटेन के खिलाफ लड़ा था, वो भी इस युद्ध के अंदर हार गया। जब वो इस युद्ध के अंदर हार गया, तो ब्रिटिश सरकार ने जो है एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके अंतर्गत खलीफा का पद अब समाप्त किया जाता है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा विवाद होते हैं। ऐसी स्थिति में पूरे विश्व के मुसलमानों की आस्था को धक्का लगा और उन्होंने पूरे विश्व के अंदर खिलाफत आंदोलन चलाया। भारत में भी जो है अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने इस खिलाफत आंदोलन को उस समय समर्थन देना उचित समझा। इसका कारण था, गांधी जी ये जानते थे कि जब से मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है, भारतीय मुसलमान लगातार कांग्रेस को छोड़कर मुस्लिम लीग में जा रहे हैं। इस वजह से भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो हिंदू मुस्लिम सहयोग होना चाहिए, एक दिशा में होना चाहिए, वो नहीं है। और खिलाफत आंदोलन को यदि हम हिंदू समर्थन देंगे, तो मुसलमानों का हमारे प्रति विश्वास बढ़ेगा और वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ जाएंगे, ऐसा उनका सोचना था। इस वजह से जब अली बंधुओं ने भारत में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की स्थापना की, तो गांधी जी को उसका अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि गांधी जी के इस कदम की आलोचना कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने की, इसमें रविंद्रनाथ टैगोर भी शामिल थे। उनका कहना था कि ये आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन है और हमारा आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति का आंदोलन, एक राजनीतिक आंदोलन है। दोनों को मिश्रित करना सही नहीं होगा। परंतु उस समय गांधी जी की लोकप्रियता ऐसी थी कि कोई भी बड़ा नेता उस समय इस गांधी जी के इस फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। हालांकि ये खिलाफत आंदोलन जैसे शुरू हुआ था, वैसे ही ख़त्म हो गया। 1922 में जब तुर्की के सुल्तान ने अपना पद छोड़ दिया और मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने तुर्की की सत्ता हथिया ली और जो तुर्की का राजवंश था उसको समाप्त करके वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना करी, तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने ब्रिटेन की वो शर्तें स्वीकार कर ली जिसमें खलीफा का पद समाप्त किया जाना था। ऐसे में पूरे विश्व में चल रहे खिलाफत आंदोलन खुद ब खुद समाप्त हो गए। देखिए, जैसे ही खिलाफत आंदोलन समाप्त हुआ, वैसे ही जो मुस्लिम्स थे, जिनमें अब धार्मिक रूप से कट्टरता या खलीफा या खिलाफत या इस्लामिक राज्य की अवधारणा जन्म ले चुकी थी, उनकी इस भावनाओं का फ़ायदा मुस्लिम लीग के नेता खासकर मोहम्मद अली जिन्ना ने उठाया और उन्होंने मुसलमानों को अपनी तरफ मोड़ लिया। देखिए, खिलाफत आंदोलन के गांधी जी अच्छे प्रभाव चाहते थे, पर प्रभाव बुरे निकले। खिलाफत आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस के नेता खासकर मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर एक स्वराज पार्टी की स्थापना करी। गांधी जी को इसके बाद जेल जाना पड़ा। कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो गई। पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए। ऐसी स्थिति में ये खिलाफत आंदोलन को कई इतिहासकार गांधी जी की सबसे बड़ी भूल मानते हैं। 1920 में ही जब खिलाफत आंदोलन चलाया जा रहा था, उसी समय गांधी जी ने अपनी ज़िंदगी का, अपने करियर का एक सबसे बड़ा आंदोलन शुरू किया, असहयोग आंदोलन। देखिए, असहयोग आंदोलन के पीछे क्या कारण थे। देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ
तो अब कांग्रेस और गांधी जी ये मांग उठाने लगे थे कि आपने हमें आश्वासन दिया था कि आप हमारी आंतरिक स्वतंत्रता की आज़ादी हमें दे देंगे, तो अब हमें दीजिए। पर अंग्रेज़ उसमें ढूल मूल की नीति अपनाते रहे। उल्टा अंग्रेज़ों ने यह देखा कि शायद ये कांग्रेसी नेता हमारे खिलाफ कुछ षड्यंत्र कर सकते हैं, इस वजह से उन्होंने रोलेट एक्ट पारित किया। ये रोलेट एक्ट जो है, ये एक ऐसा कानून था जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति पर को इस संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था कि ये व्यक्ति ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये से काले कानून की संज्ञा दी गई। इसी कानून का विरोध करने के लिए जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की एक भीड़ इकट्ठा हुई, तो उस पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी, जिसे जलियांवाला नरसंहार या अमृतसर नरसंहार कहा जाता है। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, जिसके उद्देश्य थे कि वकील अदालतों का बहिष्कार करेंगे, जो भी विद्यार्थी हैं वो स्कूल कॉलेज का बहिष्कार करेंगे, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार किया जाएगा और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाएगा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा, स्वदेशी को बढ़ावा दिया जाएगा। गांधी जी की इस मुहिम का लगभग सभी भारतीयों ने साथ दिया और वो पूरे जोश के साथ इस मुहिम के अंदर उतर गए। गांधी जी ये बात जानते थे कि भारतीयों की सहायता के बिना ब्रिटिशर्स अपनी सत्ता भारत में नहीं थोप सकते, इसलिए भारतीयों को असहयोग करना ही होगा। हालांकि असहयोग आंदोलन बहुत अच्छा चल रहा था, परंतु गांधी जी को एक घटना के कारण असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक, गोरखपुर के पास है ये, चौरी चौरा नामक स्थान पर एक उग्र भीड़ ने पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन के बंद करके जिंदा जला दिया, जिसके अंदर 22 पुलिस वाले मारे गए। और गांधी जी इस घटना से इतने क्षुब्ध हुए कि उन्होंने इस असहयोग आंदोलन से अपना समर्थन वापस लेने की घोषणा करी। गांधी जी का कहना था कि हमें संपूर्ण आंदोलन के दौरान हिंसात्मक प्रक्रिया का प्रयोग नहीं करना था और हम किसी भी प्रकार से आज़ादी के लायक नहीं हैं। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस वजह से गांधी जी की आलोचना भी हुई। लोगों का कहना था कि हम गांधी जी के अहिंसात्मक तरीके से पूरे भारत में विरोध कर रहे हैं, सिर्फ चौरी चौरा की एक घटना के कारण इस पूरे आंदोलन को वापस लेने का क्या औचित्य। पर गांधी जी ये जानते थे कि अगर ऐसी घटनाएं रोज़ होने लगी या एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से होने लगी तो फिर इन्हें रोकना नामुमकिन होगा। इस वजह से शायद उन्होंने उसी समय आंदोलन को रोकने का निर्णय कर लिया। देखिए, गांधी जी इसके बाद सक्रिय राजनीति से कुछ समय के लिए शांत हो गए। हालांकि 1924 के अंदर गांधी जी बेलगाम अधिवेशन में कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष चुने गए, परंतु तब तक स्वराज पार्टी, जो कि कांग्रेस से थोड़ा अलग होकर बनी थी, उन्होंने चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया, कई महत्वपूर्ण विधानसभाओं के अंदर अच्छे पद प्राप्त किए। इस वजह से गांधी जी की थोड़ी लोकप्रियता में कमी आई। असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण भी गांधी जी की लोकप्रियता में थोड़ी कमी थी। हालांकि कुछ वर्षों बाद, खासकर जब साइमन कमीशन भारत आया, तो गांधी जी फिर से सक्रिय राजनीति में उतर गए और जगह जगह पर साइमन कमीशन, जिसमें एक भी भारतीय नहीं था, इस कारण उसका विरोध होने लगा। साइमन कमीशन का भारत आने का उद्देश्य था कि भारतीयों के लिए किस प्रकार से कानून बनाया जाए, उनकी सिफारिश करना और 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम की समीक्षा करना। क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं था, इस वजह से इसका विरोध हुआ। हालांकि साइमन इतने विरोध के बाद भी अपनी रिपोर्ट बनाकर चले गए। इसके बाद यहाँ पर देखिए, गांधी जी का जब ये दौर चल रहा था तो एक और व्यक्ति जो अपनी प्रसिद्धि के शिखर पर थे, सरदार भगत सिंह, उनके विचारों ने भारतीय युवाओं को बहुत प्रभावित किया। खासकर उनका विचार पूर्ण स्वराज्य, टोटल इंडिपेंडेंस। गांधी जी और कांग्रेस हमेशा मांग करते थे आंतरिक स्वतंत्रता की, जिसका मतलब था कि भारत ब्रिटेन का एक उपनिवेश बनकर रहेगा, परंतु आंतरिक मामलों में आंतरिक प्रशासन चलाने के लिए आप हमें स्वतंत्र करिए, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा को करते हैं। अब जब भगत सिंह ने कहा कि अंग्रेज़ बाहर से आकर हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं और हम उनके उपनिवेश क्यों रहें, हमें पूर्ण स्वतंत्र होना है, भगत सिंह की ये बातें युवाओं के
दिल में उतर गई और कांग्रेस और गांधी जी की लोकप्रियता कम होने लगी। तब गांधी जी ने और कांग्रेस ने डिसाइड किया कि हमें भी अब पूर्ण स्वराज्य की मांग करनी चाहिए और उन्होंने भी अपनी मांग को आंतरिक स्वतंत्रता से पूर्ण स्वराज्य की ओर बदल दिया। इसी समय अंग्रेज़ों द्वारा एक कानून बनाया गया जिसे नमक कानून कहा गया, जिसके अंतर्गत भारतीय लोग स्वयं नमक बनाने में सक्षम नहीं होंगे। उन्हें अंग्रेज़ों द्वारा, अंग्रेज़ कंपनियों द्वारा बनाया गया नमक ही खरीदना है। आपके द्वारा नमक बनाना गैर कानूनी। ऐसी स्थिति में गांधी जी ने फिर से एक और असहयोग आंदोलन जैसा आंदोलन चलाया, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहा जाता है। इसका भी अर्थ था कि अंग्रेज़ों के किसी कानून और बात को हम नहीं मानेंगे, हम इसकी अवहेलना करेंगे। और गांधी जी ने इन कानूनों की अवहेलना की शुरुआत स्वयं करी। 12 मार्च को वो दांडी यात्रा उन्होंने निकाली अपने साबरमती आश्रम से गुजरात के तट दांडी तक, और उन्होंने 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर, 12 अप्रैल को वो साबरमती से निकले थे और 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचे। उन्होंने स्वयं नमक बनाया और अंग्रेज़ों के इस नमक कानून को तोड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन बड़ी तेज़ी से चल रहा था। इस आंदोलन की वजह से लगभग 80,000 लोगों को जेल जाना पड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण ही गांधी जी ने उस समय चल रहे गोलमेज सम्मेलन में भी भाग नहीं लिया था, जिसके अंदर साइमन कमीशन की रिपोर्ट की चर्चा और भारत में अगले कानून कैसे लाए जाएंगे उनकी चर्चा होने वाली थी। जब गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस जैसी पार्टी ने भी भाग नहीं लिया, तो वायसराय लॉर्ड इरविन को ये आदेश मिले कि गांधी जी से समझौता किया जाए। 1921 में लॉर्ड इरविन ने गांधी जी से समझौता किया, जिसमें शर्तें थी कि गांधी जी अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेंगे और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाएंगे। गांधी जी ने भी शर्त रखी कि जितने भी राजनीतिक बंदी हैं जिन पर हिंसा के आरोप नहीं हैं, आप उन्हें रिहा करेंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर गांधी जी एक ये समझौता हुआ और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन पहुंचे 1931 में। हालांकि वहाँ पर गांधी जी और अंबेडकर का विवाद हो गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर चाहते थे कि दलितों को अलग से आरक्षण मिले, जबकि गांधी जी का कहना था कि दलितों को आरक्षण देना जातिगत आरक्षण होगा। ऐसे में हर जाति अगर अपना आरक्षण मांगेगी तो समाज विभाजित हो जाएगा। जबकि अंबेडकर का कहना था कि दलितों के साथ जो व्यवहार किया जाता है वैसा व्यवहार अन्य किसी भी जाति के साथ नहीं है, इस वजह से इन्हें आरक्षण दिया जाना सही है। ऐसी स्थिति में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी बिना किसी निष्कर्ष के समाप्त हो गया। गांधी जी वापस आ गए और आकर उन्होंने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में गांधी जी ने जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया तो ब्रिटिश सरकार ने भी अपना दमनकारी रवैया अपना लिया। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड ने भीमराव अंबेडकर की बात मानते हुए एक कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचाट जारी किया, जिसमें उन्होंने दलितों को अलग से आरक्षण देने की बात स्वीकार कर ली। ऐसी स्थिति में गांधी जी ने अनशन किया। गांधी जी को पूना की यरवदा जेल में डाल दिया गया। वहाँ पे गांधी जी अनशन पर बैठे। ऐसी स्थिति में गांधी जी और अंबेडकर के मध्य समझौता करवाने का प्रयास मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया। अंबेडकर गांधी जी से मिले और गांधी जी और अंबेडकर इस बात पर राजी हुए कि मुसलमान, सिख, पारसी और एंग्लो इंडियंस को जैसा आरक्षण मिला है, अर्थात जिन स्थान पर वो बहुसंख्यक है वही चुनाव लड़ने के लिए आएंगे, ऐसा आरक्षण दलितों को नहीं मिलेगा। हाँ, जहाँ जहाँ पर भी विधानसभाएं हैं उनमें से विधानसभा की सीटों में दलितों के लिए निश्चित सीटें आरक्षित कर दी जाएंगी। इस पर भीमराव अंबेडकर राजी हुए। हालांकि भीमराव अंबेडकर ने यहाँ पर यह भी कहा कि हालांकि गांधी जी बात तो मेरी सही है, परंतु क्योंकि अभी देश को, कांग्रेस को आपकी ज़रूरत है, इसलिए मैं आपके सामने झुकता हूँ। तो गांधी जी और अंबेडकर के मध्य ये समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। देखिए, गांधी जी इसके बाद अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन 1934 में वापस ले लेते हैं और इसके बाद गांधी जी
1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जो कानून बनाए गए थे उनके तहत चुनाव होते हैं, उनमें कांग्रेस भाग भी लेती है, विधानसभाओं में सरकार भी बनाती है। परंतु तभी द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर भारतीय सेना को अंग्रेज सरकार मोर्चे पर भेज देती है, जिसका कांग्रेस विरोध करती है। इस विरोध का अंग्रेजी सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उल्टा वो अपना क्रिप्स मिशन बना के भेजती है। क्रिप्स मिशन भारत आता है और वो कांग्रेस से कहता है कि हम आपको आंतरिक आज़ादी या आंतरिक स्वतंत्रता देने के लिए तैयार हैं, डोमिनियन स्टेटस देने के लिए तैयार हैं, आप ब्रिटिश भारतीय सेना का समर्थन करिए। तब गांधी जी ने कहा कि क्रिप्स आप जो बात कह रहे हैं ये एक उत्तरांकित तिथि का चेक है, पोस्ट डेटेड चेक है, यानी हम आंतरिक स्वतंत्रता की मांग कब का छोड़ चुके हैं, अब हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। ऐसी स्थिति में जब क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है, गांधी जी एक बड़े आंदोलन का फिर से खाका खींचते हैं। ये आंदोलन था अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट। ये आंदोलन अभी तक किए गए आंदोलन से सबसे ज़्यादा प्रभावी था और गांधी जी ने इसमें पहली बार जनता से करो या मरो का नारा दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि या तो हम आज़ादी प्राप्त करेंगे या फिर हम उसे प्राप्त करने के इस प्रोसेस में मर जाएंगे, पर बैठेंगे नहीं। ये बहुत ही प्रभावशाली आंदोलन था जिसने अंग्रेजी साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। देखिए, गांधी जी के इसी प्रयासों से जो है 1947 में भारत स्वतंत्र होता है। इस स्वतंत्रता में गांधी जी ने अपना बहुत कुछ खोया। गांधी जी की पत्नी की 1943 में मृत्यु हो जाती है। गांधी जी 1946 के अंदर जब भारत के विभाजन की खबरें आ रही थी, उस समय गांधी जी सबसे ज़्यादा जो दंगा प्रभावित इलाके थे बंगाल के नोआखली, वहाँ जाके उन्होंने लोगों को समझाया, उनके बीच रहे, अनशन किया और बंगाल में ही थे। भारत आज़ाद तो हुआ, पर भारत को इस आज़ादी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। पंजाब और बंगाल में खासकर बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। देखिए, भारत अभी आज़ाद हुआ ही था 15 अगस्त 1947 को, और इस आज़ादी को भी एक साल भी नहीं हुआ था। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई। इस हत्या के पीछे कारण बताया जाता है कि जनवरी 1948 के अंदर जो है पाकिस्तान के कबायलियों ने आर्मी के साथ, पाकिस्तानी आर्मी के साथ भारत के कश्मीर राज्य पर हमला कर दिया था। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को बंटवारे के वक्त जो 66 करोड़ रुपए दिए जाने वाले थे, वो मदद भारत ने रोक ली थी। गांधी जी लगातार ये मांग कर रहे थे कि पाकिस्तान को उनके हिस्से के पैसे दे दिए जाएं, साथ ही साथ जो है ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में आने जाने के लिए कॉरिडोर भी दिया जाए। ऐसी स्थिति में कई हिंदूवादी संगठन, अति हिंदूवादी संगठन उनसे नाराज थे, और उन्हीं अति हिंदूवादी संगठनों में से एक के सदस्य नाथूराम गॉडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी। गॉडसे और उनके सह षड्यंत्रकारी नारायण आप्टे को जेल भेजा गया, जहां पे उन्हें फांसी की सजा दी गई। गांधी जी की समाधि देखिए, राजघाट नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ पर इनकी समाधि पर देवनागरी भाषा में हे राम लिखाया गया है। जवाहरलाल नेहरू ने देश के नाम संबोधन करके ये बताया था कि गांधी जी के अंतिम शब्द थे हे राम। गांधी जी की अस्थियों को अंतिम दर्शन के लिए पूरे देश में घुमाया गया और इलाहाबाद पर त्रिवेणी संगम में इनकी अस्थियों को प्रवाहित किया गया। देखिए, गांधी जी जैसा व्यक्तित्व सदियों में एक बार जन्म लेता है। इनके पूरे जो विचार हैं, उन विचारों पर आज भी अध्ययन होता है। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले थे। आज भी पूरा विश्व इस बात को मानता है कि हथियारों के दम पर नहीं, बल्कि बातचीत और अहिंसा के दम पर भी दो देश परस्पर सहयोग कर सकते हैं, ऐसा गांधी जी का मानना था। गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था, और आज भी हम गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से ही जानते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये गांधी जी की जीवनी अच्छी लगी होगी। अगर आप इसके बारे में कुछ प्रश्न करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए।
अगली जीवनी के लिए तैयार रहिए। बहुत जल्दी मैं किसी और महापुरुष की जीवनी आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।